मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा, चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने राहुल गांधी अडानी इसके अलावा भी 2 आदमी निकालो तो 130 करोड़ लोग रहते हैं। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। दोस्तों, कश्मीर फाइल्स के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में सत्यपाल मलिक, गुलाम नबी आज़ाद, राम माधव और किरण पटेल की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सत्यपाल मलिक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं। फिर भी वो अपने निजी घर में एक पुलिसकर्मी की सुरक्षा में बैठे हुए हैं, जबकि गुलाम नबी आज़ाद जीवन भर कांग्रेस में रहकर बीजेपी का विरोध करते रहे। इसके बावजूद वो सरकारी मकान में Z+ सिक्योरिटी में मजा लूट रहे हैं। तो मैंने पीएम के खिलाफ पहले भी बोला, यूनियन मिनिस्टर तब भी, जनरल सेक्रेटरी तब भी, और जब ये जनरल सेक्रेटरी था और मैं भी जनरल सेक्रेटरी थे 90s में जी, तब भी एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे। लेकिन एक मोमेंट होता है जिंदगी में जब आपको खिलाफ नहीं बोलना पड़ता है आदमी के। एक पॉलिटिकल डेथ होती है, एक फिजिकल डेथ होती है। पॉलिटिकल डेथ के लिए आप रिटायरमेंट हो जाओ, तो उस वक्त भी आदमी क्या बोलता है तो उस आदमी का मिजाज और उसकी सोच और जी किस तरह का आदमी है उससे पता चलता है जी। और उसने, मोदी ने अपने आप को स्टेट्समैन दिखाया, और मेरे लिए नहीं, मेरे हजारों ऐसे लोग हैं जो मोदी क्रिटिक थे। उन्होंने कहा आज के बाद हमारा मोदी के बारे में सोच बदल गई कि वो कई चीज हो, कास्टलेस हो, कम्युनिस्ट हो, ये हो, लेकिन इज इंसान ऑल्सो। सो अल्टीमेटली सवाल नहीं है आप राजनीति में हैं इस पार्टी में, बट वन शुड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि गुलाम नबी आज़ाद ने एक इंटरव्यू में कांग्रेस की खूब आलोचना की और राहुल गांधी को जी भर के बुरा भला कहा और ये मान्य कर लिया कि अंततः मोदी जीत गए और वो हार गए। इस स्वीकार ने उनको सारी सरकारी सुख सुविधाओं का अधिकारी बना दिया। इसके बरखिलाफ सत्यपाल मलिक ने क्या कहा, ये खुद आप उन्हीं से सुनिए। जब किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना, जो आदमी प्रधानमंत्री से लड़ाई कर ले वो अगर जेल जाने से बच जाए तो भाग्यशाली है। जैसा कि शाह जी ने कहा, बात प्रधानमंत्री की समझ में तो आ गई और किसान कानून वापस भी हो गया, लेकिन सत्यपाल मलिक के नाम में जो सत्य बोलना है वो उनको महंगा पड़ गया। मलिक पर सितम और गुलाम पर करम देखकर साहिल लुधियानी का ये गीत याद आता है। गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। 2004 से सत्यपाल मलिक बीजेपी के अपने हैं। वही सत्यपाल मलिक जिनको आरएसएस के कड़वे विरोध के कारण अटल जी ने लोक दल से निकलवा दिया था। पार्टी ने निकालने का काम चौधरी चरण सिंह ने खुद किया था, जो सत्यपाल मलिक को अपना राजनीतिक वारिस कह चुके थे। आगे चलकर
चरण सिंह को अपनी गलती का आभास हुआ तो वापस बुलाकर कहा, अगर मैं बहकावे में नहीं आता तो तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। ये घर वापसी दूरगामी नहीं रही और चरण सिंह ने दोबारा उनको पार्टी से निकाल दिया तो वो कांग्रेस में चले गए। राजीव गांधी ने उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। बोफोर्स का मामला सामने आया तो वो कांग्रेस छोड़कर विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ हो लिए और अलीगढ़ से चुनाव लड़ा, जीतकर मंत्री बन गए। आगे चलकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर दोबारा अलीगढ़ से चुनाव लड़ा तो चौथे नंबर पर आए। इस प्रकार हताश और निराश होकर वो बीजेपी में चले गए। उसने उन्हें चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ इलेक्शन लड़ा दिया और फिर उत्तर प्रदेश में पार्टी की अध्यक्षता सौंप दी। इस प्रकार वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक पहुंचे, मगर मोदी जी ने उन्हें महत्व नहीं दिया। इसलिए सत्यपाल मलिक की हालत पर गाने का अगला छंद फिर बैठता है। हम चाहने वाले हैं तेरे, यूं हमको जलाना ठीक नहीं। महफिल में तमाशा बन जाए, इस दर्जा सताना ठीक नहीं। इस दर्जा सताना ठीक नहीं। मर जाएंगे हम, मिट जाएंगे हम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, रहने दे अभी। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना देने के बाद सत्यपाल मलिक के भाग खुले। रामनाथ कोविंद दिल्ली आने से पहले बिहार में जो है वो राज्यपाल थे। उनकी जगह खाली हुई तो सत्यपाल मलिक को बिहार का गवर्नर बनाया गया। इसके बाद वो जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल हुए। मेघालय में उनका बीजेपी से मोहभंग हो गया तो उन्होंने कई विवादित वक्तव्य दिए। किसान आंदोलन के बारे में वो बोले, सरकार को एमएसपी सुनिश्चित करनी चाहिए। मैं किसानों का समर्थन करता हूँ। सरकार को अगर मेरी बातों से कोई दिक्कत है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे सकता हूँ, मगर किसानों का साथ नहीं छोड़ूंगा। गोवा के बारे में वो बोले, कोरोना काल में गोवा के अंदर हर मामले में भ्रष्टाचार हो रहा था। मैंने प्रधानमंत्री को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार करने वालों से ही पूछ लिया। सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के बारे में जो कहा था, ये आप खुद उनसे सुनिए। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे। एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया, साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊंगा। दोस्तों, इस वक्तव्य में आपने सुना, एक तो अनिल अंबानी का जिक्र है और दूसरे आरएसएस के किसी कार्यकर्ता का जिक्र है। अनिल अंबानी से प्रधानमंत्री के संबंध जग जाहिर हैं। राफेल का सौदा करते समय वो पेरिस में उनके साथ गए थे, परंतु आरएसएस वाली बात चौंकाने वाली थी। इस वक्तव्य में आरएसएस के व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया, परंतु चोर की दाढ़ी में तो तिनका होता ही है। इसलिए जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी राम माधव ने इस आरोप को खुद अपने ऊपर ओढ़ लिया। इस पर वो बोले, मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक परोक्ष रूप से उन पर आरोप लगा रहे हैं कि एक फाइल उनके नाम से थी जिसके संबंध में कुछ रुपयों की बात हुई थी। इस तरह के सारे आरोप झूठे हैं। मेरी ओर से इस तरह की किसी फाइल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक संघ सेवक कहकर उनकी ओर इशारा किया जा रहा है। वो इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई पर विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा, अदालती कार्रवाई के साथ मलिक द्वारा किए जाने वाले सारे सौदों की जांच करवाना चाहता हूं, ताकि पता चले
कि कौन से सौदे रद्द हुए और क्यों हुए। राम माधव बोले, मैं इस सौदेबाजी के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन सारे सौदों की जांच होनी चाहिए। राम माधव आरएसएस के बड़े बुद्धिजीवी माने जाते हैं, लेकिन इस बचकाना बयान ने संघ के प्रशिक्षण पर पानी फेर दिया। उनको तो अनजान बनकर केवल जांच की मांग करनी चाहिए थी, लेकिन कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर वो खुद बुरी तरह फंस गए। इस मामले को 1.5 साल गुजर गया, लेकिन इस दौरान न कानूनी कार्रवाई हुई और न जांच हुई। ये दाल में काला होने का खुला प्रमाण है। अब यह आरोप नाम समेत फिर से लग गया। राज्यपाल की हैसियत से मलिक पर मुकदमा करना कठिन था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी राम माधव धुन साधे बैठे रहना शंका पैदा करता है। वैसे उस वर्ष यानी जब आरोप लगा 2018 अक्टूबर में राम माधव की सत्यपाल मलिक के साथ मुलाकात मीडिया में आई थी। इसमें शांति स्थापना और विकास के चैलेंजों पर विचार विमर्श की बात छपी थी। राम माधव ने पंचायत चुनाव संपन्न कराने का अभिनंदन भी किया था, हालांकि इसके लिए राज्यपाल से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये कि वो गए, एक प्रभारी का राज्यपाल से कोई काम नहीं होता। जनता पार्टी के काल में पहली बार मध्य प्रदेश में संघ के लोगों को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला और संघ के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा, उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस समय कहा गया कि कुछ अवसरवादी लोग संघ की राजनीति में आ गए हैं, मगर संघ तो गंगा जल के समान पवित्र है। अभी हाल में जम्मू कश्मीर के अंदर गिरफ्तार होने वाले किरण पटेल को सरकारी सहूलत दिलाने में संघ के आदमी का हाथ सामने आ गया। राजस्थान के संघ प्रचारक त्रिलोक सिंह ने इस धोखेबाज के लिए काम किया, उसको जो है वो सारे लोगों से परिचय कराया। किरण पटेल का कहना है कि वो गुजरात के किसी उद्योगपति के लिए ठेके प्राप्त करके दलाली वसूल करता है। सवाल ये है कि वो पूंजीपति कौन है, क्योंकि फिलहाल गुजरात का नाम आते ही शक की सुई अडानी की ओर घूम जाती है। किरण ने जम्मू कश्मीर में बड़े अधिकारियों से मुलाकात की और सीमा क्षेत्र का दौरा भी किया। क्या इसीलिए धारा 370 को ख़त्म किया गया था कि इस तरह के धोखेबाज लोगों को ये सारी सहूलतें मिल जाए? क्या अमित शाह को इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज है? किरण पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का उच्च अधिकारी बताकर जम्मू कश्मीर में Z+ सिक्योरिटी प्राप्त कर ली। पटेल को मोदी के दाम पर Z+ सिक्योरिटी के अलावा बुलेट प्रूफ SUV भी मिल गई और जम्मू कश्मीर के 5 स्टार होटल में सरकारी कमरा भी मिल गया। जबकि इन सब से जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक वंचित हैं। गुलाम नबी आज़ाद और किरण पटेल से भी बदतर हालत में जो सत्यपाल मलिक बैठे हुए हैं, इस पर इस गीत का आखिरी छंद याद आता है। साहिर ने लिखा था, हम भी थे तेरे मंजूर नजर, जी चाहे तो अब इकरार न कर। सौ तीर चला सीने पे मगर बेगानों से मिलकर वार न कर, बेगानों से मिलकर वार न कर। बेमौत कहीं मर जाए न हम, ए जाने वफा ये जुल्म न कर। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय पर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।